हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 6 के बारे में पढ़ाऊँगा, जो कि किंग्स, किंगडम्स और रिपब्लिक के बारे में है। जो उस समय कैसे किंग्स रहते थे, कैसा उनका रहन सहन था, और कैसे उस ज़माने में जो किंगडम्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के पहले पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है हाउ सम मैन बिकेम रूलर। कैसे कुछ लोग हैं वो रूलर बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप पहले देखें तो रूलर तो कोई था नहीं। ठीक है, रूलर अगर हम इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं तो रूलर बेसिकली क्या होते थे, जो जना होता था वो चुन करके उसको इलेक्ट करके भेजते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि अलग अलग लीडर हैं। ठीक है, अलग अलग लीडर अपने अपने छोटे छोटे राज्य का वो लोग जो था कब्जा करके वहाँ का जनपद बन जाते थे, यानी कि वहाँ की किंगडम का वो राजा बन जाते थे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में भी आता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। ठीक है, हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। कहता है जैसे हमारी कंट्री इंडिया में 60 ईयर्स हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स, जब हम जो है वोट करके अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि हम अपने देश में ऐसा करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कैसा होता था, कैसे वो लोग जो थे पास्ट में अपने शासक को चुनते थे, रूलर्स को कैसे चुनते थे। ठीक है, तो कहते हैं सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। ठीक है, जना का मतलब क्या होता है, पीपल। मतलब चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़ते थे कि पास्ट में पुराने समय में क्या होता था कि कुछ रूलर्स को जना के द्वारा चुना था। जना मतलब द पीपल, पीपल मतलब वहाँ के जो लोग थे, आसपास के जितने लोग थे वो चुन करके इलेक्ट करके उसको भेजते थे। ठीक है, बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले, 3000 साल पहले। ठीक है, 3000 साल पहले क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे राजा हैं वो लोग क्या होते हैं, वो लोग इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो राजा आखिर बनते कैसे थे। ठीक है, तो कहता है कि जो उस ज़माने में, मतलब आज से 3000 साल पहले जो राजा चुना जाता था, ठीक है, वो किस बेसिस पे चुना जाता था। सम मेन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत बिग सेक्रीफाइसेस करें। ठीक है, बिग सेक्रीफाइसेस करने का मतलब हम लोग देखते हैं कि जो सेक्रीफाइस करते थे राजा, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल में अगर देख लें, जैसे रामायणा में हम लोग देखते हैं कि सेक्रीफाइस किस तरह से लॉर्ड राम जो है सेक्रीफाइस करते हैं, उसी टाइप से पुराने ज़माने में भी क्या होता था कि लोग जो है वो सेक्रीफाइस करते थे, त्याग करते थे, बलिदान करते थे, जिसके वजह से वो हैं अपने आप को महान साबित करते थे। लोगों को बताते थे कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रति, समझ सकते हैं, सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, मतलब आप लोगों के लाइफ के लिए काफ़ी कुछ करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखें अश्वमेध, अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो अश्वमेध जो है, अश्वमेध क्या होता था, आप रामायण अगर देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या देखते थे कि अश्वमेध एक ऐसी परंपरा थी जिसमें कि राजा जो था वो अपने घोड़े को छोड़ दिया करता था, अपने राज्य में एक घोड़ा को छोड़ देते थे, सेक्रीफाइस कर देते थे। मतलब उस घोड़े से अगर वो घोड़ा जो था इधर उधर जाता है, वो घोड़ा जो है वो फ्रीली मूव करता था। अगर किसी राज्य में वो एंटर करता है तो अगर उसका राजा उसको वेलकम करने देता था उस घोड़े को, तो वहाँ के यहाँ के जो राजा थे, जो जिसने घोड़ा छोड़ा था, हॉर्स को छोड़ा था, वो ऐसे मान लेते थे कि वो अगला जो राजा है वो उसको वेलकम कर रहा है, यानी कि वो मान रहा है कि जो मैं जो हूँ वो बड़ा राजा हूँ और अगला जो है वो छोटा राजा है। मीन्स कैसे होता था, जैसे चलिए यहाँ पे लिखा है कि हॉर्स लेट लूज टू वांडर फ्रीली, एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे घूमने के लिए। सपोज़ कीजिए कि मैं एक राजा हूँ, मैंने क्या किया, अपना घोड़ा को छोड़ दिया अपने राज्य में फ्रीली मूव करने के लिए। अब ये जो घोड़ा है, ठीक है, इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। ये जो घोड़ा था ये तो फ्रीली मूव करता था, लेकिन राजा के कुछ गार्ड थे
यानी कि राजा के कुछ गार्ड वो क्या करते थे, घोड़े को सर्वे करते, देखते थे कि ये घोड़ा जाता कहाँ कहाँ है, ठीक है। उसके पीछे कुछ गार्ड भी लगा दिया करते थे। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास, अगर घोड़ा दूसरे राजा के किंगडम में चला जाता है। देखिए किंगडम एक वर्ड है, किंगडम का मतलब क्या होता है, किंग का मतलब राजा होता है, किंग हम लोग राजा बोलते हैं, ठीक है। किंगडम का मतलब होता है उसका साम्राज्य, मतलब उसका स्टेट, ठीक है, उसका साम्राज्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, किंगडम बोल सकते हैं उसके साम्राज्य को, जहाँ पे वो राज्य करता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर घोड़ा जो है वांडर्ड मतलब घूमते घूमते, वांडर्ड मतलब घूमना, ठीक है, अगर वो घूमते घूमते दूसरे राजा के किंगडम में चला जाता है एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर वो राजा रोक लेता है, मान लिया कि आप एक राजा हैं और आपने घोड़ा छोड़ दिया, दूसरे राज्य में चला गया और वो राजा जो है आपके घोड़े को रोक लेता है, ठीक है। तो दे हैड टू फाइट, अगर वो रोका तो यानी कि दोनों राजा में फाइट होगा, ठीक है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर मान लेते हैं कि वो किंग अगला राजा जो है वो छोड़ देता है, जाने देता है घोड़े को, ठीक है, तो इसका मतलब ये माना जाता था कि दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर दैन देम, मतलब ये मान लिया जाता था कि अगला राजा, ठीक है, जिसने घोड़े को जाने दिया, ठीक है, वो ये मान लेता था कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वो एक बड़ा राजा है, ठीक है, और उसके सेक्रीफाइस को वो ज़्यादा वैल्यू करता था, ठीक है। दीज राजाज वेयर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, फिर उस राजा को सेक्रीफाइस के लिए इन्वाइट किया जाता था, अगले राजा को बुलाया जाता था, ठीक है। दिस विच वॉज परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेंड प्रेस्ट, ठीक है, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था वो कैसे सेक्रीफाइस करते थे, जो पुजारी होते हैं, पंडित ब्राह्मण जो भी जिसको भी आप बोल दें, वो प्रेस्ट लोग जो थे वो आते थे और वो आकर के सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे राजा के लिए, ठीक है। हु वेयर रिवार्डेड द गिफ्ट, ठीक है, मीन्स एक राजा था वो अगले राजा को गिफ्ट में, रिवार्ड में उसको बहुत सारी गिफ्ट वगैरह, सोने चांदी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें दिया करता था। द राजा ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकोगनाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, और जो राजा सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज किया है उस राजा को पावरफुल माना जाएगा, ठीक है। एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम, और उसको भी माना जाएगा पावरफुल जो उस राजा के लिए गिफ्ट लेकर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिखते हैं द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स, ठीक है, उस रिचुअल्स में जो राजा होते थे, दो किंगडम्स के राजा होते थे या फिर कभी कभी दो से ज़्यादा किंगडम के भी राजा होते थे, ठीक है। तो जो यज्ञ परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, जो यहाँ पे जो यज्ञ परफॉर्म किए जाएंगे, बहुत सारे अगर राजा जो आते हैं तो देखा जाए तो मेन रूप से जो मेन गेस्ट होते थे ये कौन होते थे, मेन गेस्ट इनके कौन होते थे, किंग्स होते थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये यज्ञ परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। हुज चैरिटियर हु वॉज हिज कंपेनियन, सॉरी एक लाइन छूट गया, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, ठीक है, जो राजा यज्ञ परफॉर्म कर रहा है यानी कि जो लीडर है गैंग का, मान लेते हैं कि राजा का लीडर हो गया, इसके पास जो था ये क्या रहेगा, ये एक थ्रोन पे बैठा करता था, ठीक है, अभी के लीडर जैसा नहीं, उस ज़माने में थ्रोन हुआ करता था, गद्दी जहाँ पे सिंहासन बोलते हैं वहाँ पे वो बैठते थे, और थ्रोन के ऊपर क्या रहता था, जो उसके सीट होते थे वहाँ पे टाइगर के स्किन से बने होते सीट थे, ठीक है, सीट पे टाइगर का स्किन लगा रहता था। हिज चैरिटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, ठीक है, और इस तरह से देखते हैं कि जो भी वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो इसके विटनेस होते थे, मतलब ये उसके बारे में उसकी जानकारियाँ देते हैं। चलिए अगले पेज में अगर जाते हैं तो लिखता है चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, जो उसके राज्य में रहने वाले लोग थे वो राजा की ग्लोरी गाते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, ठीक है। जाहिर से बात है कोई भी यज्ञ परफॉर्म करने आएगा एक दूसरे राजा इस राज्य में, तो जाहिर सी बात है उसकी ग्लोरी के बारे में तो ज़रूर बताया, क्योंकि जो राजा यज्ञ परफॉर्म किया है दे आर मीन्ड टू बी और दे आर सेड टू बी ए पावरफुल किंगडम, दे आर सेड टू बी ए पावरफुल किंग दैन द रेस्ट ऑफ द किंग्स, जो भी दूसरे राजा थे उससे ज़्यादा वो पावरफुल माना जाता था, तो उसकी ग्लोरी होती थी, प्रशंसा की जाती थी।
His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. और जो राजा इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो इस राजा के जो भी जितनी भी पत्नियां होंगी, वाइफ होंगी, यानी बेसिकली क्वींस कह सकते हैं, या इसके जो सन्स होते थे, ये छोटे छोटे इस राजा के साथ में क्या करते थे, मिल करके यज्ञ में कुछ कुछ रिचुअल्स करते थे। जैसे कि अभी के समय में ये क्या होता है कि आपके घर में कुछ पूजा का आयोजन होता है, तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ के एक तरह का समझिए कि राजा की तरह वो लोग होते हैं, पंडित के सामने बैठते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और आपको भी कुछ कहा जाता है कि आप भी कुछ कीजिए, ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे मोटे रिचुअल्स कराए जाते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही हुआ करता था। द अदर राजाज वेयर सिंपली स्पेक्टेटर, और लेकिन जो दूसरे राज्य से जो राजा आते थे ना, वो सिंपली स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले, सिर्फ इसको देखते थे कि कैसे ये यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका घोड़ा छोड़ा हुआ जो था, ये अलाउ किया कि आप जो है घोड़ा को इस राज्य से पार होने दें, ठीक है। तो ये क्या मान लिया कि अगला राजा जो सेक्रीफाइस किया घोड़े का, वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो किंग जो था इस सबको इनवाइट कर लेता था जो उसके घोड़े को पास करने देता था। तो ये भी जो भी किंग्स होते थे सब उसके यज्ञ में शामिल होते थे सेक्रीफाइस में। प्रीस्ट परफॉर्म्ड, अब आता है ये बात कि वो लोग सेक्रीफाइस क्यों करते, सेक्रीफाइस और भी बड़ा सेक्रीफाइस इसलिए किया जाता था ताकि दिखाया जाए राजाओं में दिखाया जाए कि देखिए हम जो है यहाँ के सबसे पावरफुल राजा हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस ही ऐसा मोटो था, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सिंबल था जिससे कि वो लोग अपने पावर को दिखाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, एक लाइन छूट गया, प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स, ठीक है, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण पुजारी कह सकते हैं, वो रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ जो भी कराते हैं वो करते थे, इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर, और जिस तरह से गंगा का जल पवित्र माना जाता है, ठीक है, उसी तरह से स्प्रिंकल वाटर, पवित्र पानी जो होता था, वो होली वाटर का भी, सेक्रेड वाटर का भी स्प्रिंकलिंग किया जाता था। किस पे? ऑन द किंग पे, जो राजा यज्ञ करा रहा होता है, ठीक है। द ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग हैं, उस ज़माने में साधारण लोग को विश कह सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल, और आप विश या कहें या फिर वैश्य भी कह सकते हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल को वैश्य कहते थे। ये क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल एक तरह से समझ सकते हैं कि राजा की जनता हो गया, ठीक है। ये ऑर्डिनरी पीपल क्या करते थे, राजा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाते थे। अब गिफ्ट्स में क्या ला सकते हैं, हो सकता है कोई फूड लेकर आए, ठीक है, हो सकता है क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, कोई फूड ला सकता है, कोई हो सकता है अपने खेत से ग्रेन्स यानी कि अनाज लेकर आ जाए, कोई भोजन लेकर आ जाए, और कोई फ्रूट्स भी लेकर आ सकता है। इस तरह से छोटे मोटे गिफ्ट्स जो थे वो ऑर्डिनरी पीपल लाया करते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वेयर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट, हालांकि चूँकि ये हम लोग देखते हैं कि पुराने भारतीय समाज में वर्ण सिस्टम था, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्ण सिस्टम था, इसको हम लोग जानेंगे। तो वैश्य के बाद एक आता है शूद्र, ठीक है, ये नाम जो था वो प्रीस्ट लोग दिया करते थे। शूद्र एक ऐसी कैटेगरी होते थे, ठीक है, जिसको रिचुअल से दूर रखा जाता था, रिचुअल से यानी कि पूजा पाठ से उसको अलग रखा जाता था, दूर रखा जाता था। शूद्र लोगों को, शूद्र कह सकते हैं दलित को, ठीक है, दलित को कह सकते हैं शूद्र। इन लोगों को प्रीस्ट लोग जो थे वो दूर रखते थे, ठीक है। चलिए जानते हैं कि वर्णास क्या है। We have many books that were composed in North India. Were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna. ठीक है, कहता है कि हम लोग को इस वेद के, इस समय के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं वेदों से, ठीक है। आपको पता है क्लास 5 में आप चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6 चैप्टर 5 में, कि सबसे ओल्डेस्ट वेद जो था दैट इज़ ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बाद ही जो है वेद आए थे दूसरे वेद, जैसे कि साम वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ठीक है, और
अथर्ववेद हो गया, ये सारे वेद जो हैं तीनों ये ऋग्वेद के बाद के हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे पढ़ के हम लोगों को पता चलता है कि पुराने ज़माने में वर्णा सिस्टम हुआ करता था। और वर्णा सिस्टम बेसिकली क्या करता था, फंक्शंस को, लोगों के काम को वर्ण के आधार पे बांटता था, ठीक है। और इस बुक में हम लोगों को अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि उस समय में सोसाइटी का रूल क्या था, रूल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा था सोसाइटी का, एज वेल एज हम लोगों को वर्णा सिस्टम से भी पता चलता है या और ऋग्वेद पढ़ने से पता चलता है कि उस ज़माने में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा करता था, प्रिस्ट लोग क्या करते थे, ठीक है, और वैरियर लोगों का काम क्या था, फार्मर्स लोग क्या करते थे, हर्डर्स लोग क्या करते थे, ट्रेडर्स यानी व्यापारी लोग, और क्राफ्ट पर्सन और लेबरर्स, इन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था, ये भी हम लोगों को वेदों से नॉलेज मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे किसान होते थे जो ट्रेडर्स भी होते थे, उसकी भी जानकारी हमको वेदों से मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं कि वर्ण सिस्टम जो था ये बेसिकली और क्या क्या काम कर सकते थे। तो कहते हैं कि द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। प्रिस्ट जो था वो सोसाइटी को 4 ग्रुप में बांटा था, ठीक है, याद रखिएगा, 4 ग्रुप यानी कि 4 वर्ण में, ठीक है, 4 वर्ण में अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ वर्क। उनका मानना था कि 4 वर्ण में चारों अलग अलग सेट्स में, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए हुए हैं और सबको अलग अलग काम करने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से वो 4 थे, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण हो गया एक, दूसरा क्या था, वैश्य, तीसरा जो था वो शूद्र मानते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से अगर हम देखें तो एक क्षत्रिय भी हुआ करता था। तो वैश्य अगर हम हायरार्की चले तो हायरार्की में अगर हम बना के चले तो नंबर 1 पे हम लोग सबसे पहले रखेंगे प्रेस्ट को यानी कि ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण हो गया। नंबर 2 हायरार्की में रहेंगे ये जो कि इसके बाद आते हैं, ब्राह्मण के बाद आते हैं, वो होता है आपका, जिसको हम लोग वैश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता था क्षत्रिय, ठीक है, और लास्ट में जो होता था वो शूद्र होते थे, ठीक है। ब्राह्मण का काम क्या था, ये वेदों का स्टडी करना, टीचिंग करना, वेद पढ़ाते थे, ठीक है। वैश्य क्या होते थे, बेसिकली ट्रेडर्स होते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। क्षत्रिय क्या करते थे, एक तरह का वैरियर यानी कि योद्धा होते थे, ठीक है। और शूद्र क्या होते थे, शूद्र को जो है ब्राह्मण लोग जो है सबसे नीचे निम्न वर्ग के लोगों को मानते थे, ठीक है। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में इतना ही जानना है कि प्रेस्ट, वैश्य और क्षत्रिय ये चारों क्या थे, ये चारों वर्ण सिस्टम में उस समय में बटा हुआ था हमारा सोसाइटी, ठीक है। और इसको बांटा कौन था, तो लिखेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो लिखेंगे प्रेस्ट लोग ने सोसाइटी को बांटा था उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और कहा था कि हर का अलग अलग काम होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ण सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्षत्रिय होता था जो कि युद्ध लड़ता था, और उसके बाद हम लोग ने जाना कि किस तरह से जो वैश्य होते हैं, पहले प्रेस्ट होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आता है, क्षत्रिय के बाद जो है वैश्य, और उसके नीचे ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स का वैश्य शूद्र का काम क्या था, ट्रेडर की मदद करना, ट्रेडर के साथ काम करना, लेबर मजदूरी वाला काम करना। और ट्रेडर जो था वो क्षत्रिय की ये करता था, उसको सामान वगैरह बेचना खरीदना इन लोगों से चलता था। एज वेल एज अगर हम क्षत्रिय को देखें तो वो वैरियर होते थे, किसको प्रोटेक्ट करते थे, उनका प्रोटेक्शन, उनका मेन धर्म क्या था कि प्रेस्ट लोगों को बचाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं लास्ट वर्ण जो था वो शूद्र हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद है ऑफन वुमेन वेयर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र। अगर ज़्यादातर देखा गया है कि वुमेन को भी शूद्र की कैटेगरी में ही रखा जाता था, ठीक है। बोथ वुमेन एंड शूद्र वाज नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बोथ वुमेन, ठीक है। अगर हम वर्ण सिस्टम में बात करें तो वुमेन एज वेल एज शूद्र, ठीक है। जिस तरह से आज इंडिपेंडेंट वुमेन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मिलता है वुमेन पे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वुमेन जो था वो शूद्र के इक्वल माना जाता था,
क्योंकि जिस तरह से शूद्र को स्टडी नहीं करनी दिया जाता था वेदों की, उस तरह से विमेन को भी दे वेर नॉट अलाउड टू स्टडी और गेट एजुकेटेड अबाउट, और यू कैन से दैट दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और प्रीस्ट का ये भी मानना था कि ये जो वर्ण सिस्टम जो बना हुआ है, ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, ये बर्थ से ही बना हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण लोग ऐसा कहते थे कि ये बर्थ से, अगर कोई ब्राह्मण में लड़का जन्म लिया तो वो उनका काम होगा कि वो ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, अगर क्षत्रिय में जन्म लेगा किसी का बच्चा तो वो क्षत्रिय ही बनेगा। अगर कोई वैश्य में जन्म लेता है, वैश्य यानी कि ट्रेडर्स लोगों को, व्यापारी लोगों को हम लोग वैश्य बोलते थे, वैश्य। ठीक है, और अगर कोई शूद्र होगा के घर में जन्म लेगा तो वो उसको माना जाता है कि वो उसका बच्चा भी वो शूद्र ही होगा और उनको फंक्शन भी शूद्र वाले ही काम करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखते थे कि ये हायरार्कियल सिस्टम चल रहा था, बर्थ से चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा है फॉर एग्जाम्पल इफ वंस फादर, तो मैंने समझा दिया है, दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स एज वेल एज द पीपल हु हेल्प पुअर, ब्यूरल्स एंड क्रेमेशंस। और अनटचेबल्स लोग क्या होते थे, शूद्रास को अनटचेबल्स बोलते थे। और इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें क्राफ्ट पर्सन्स भी आते थे, इसमें लेबर्स लोग भी आते थे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग जो शिकार करते थे, हंटर्स कह सकते हैं, ये भी आते थे। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग भी का भी ग्रुप आता था इसमें, जो कि बेसिकली उनका काम क्या होता था, ब्यूरियल्स यानी कि दफनाना, क्रेमेशन में लेकर जाना। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदू रिचुअल्स में मरने के बाद जो है वो खास कोई डोम जो है वो क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। उसी टाइप से उस ज़माने में भी किया जाता था, उन लोगों को उस कैटेगरी में उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटा गया था। ठीक है, मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण। और ऐसे उस ज़माने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको ये वर्ण सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दे वेर सुपीरियर ऑफ द प्रीस्ट, सम किंग्स थॉट दे वेर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। और कुछ किंग लोगों का भी मानना था कि ब्राह्मण जो है ये अपने आप को प्रीस्ट से भी ये अपने आप को किंग से भी ज़्यादा ऊंचा मानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी दूसरे ऐसे थे, अदर फेल्ड दैट बर्थ कुड नॉट बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। और कुछ ऐसी भी कैटेगरी के लोग थे जिनका मानना था कि बर्थ से हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि उसका वर्ण क्या होगा, उसका फंक्शंस क्या होगा। ठीक है, तो आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रिलेवेंट है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचर का बच्चा है तो ज़रूरी नहीं वो टीचर बने, वो इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, किसी को फील्ड है डॉक्टर की लाइन में से, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो आज का सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने में देखें तो ब्राह्मण लोग जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से सोसाइटी को बांटे थे फंक्शंस में, यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे सोसाइटी को रन करने के लिए। चलिए इसके अलावा देखते हैं, अदर फेल्ड दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और कुछ ऐसे मानते थे कि हर कोई को रिचुअल्स परफॉर्म करने का चांस मिलना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मणों और को या फिर कह सकते हैं प्रीस्ट को ही ये अवसर नहीं मिलना चाहिए। जिस वुमेन को भी मिलनी चाहिए थी, शूद्र को भी मिलनी चाहिए थी कि वो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ऑल्सो देयर वेर एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट एज द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का बात करें, हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश वगैरह का, यहाँ के जो रीजन्स वाले एरिया थे, वेयर सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस वेर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड। यहाँ पे प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था। ठीक है, यहाँ पे उनका डोमिनेंट नहीं चलता था। आगे जानते हैं, चलिए यहाँ जानते हैं जनपद क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वेर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिग राजाज। देखिए मैंने बताया था कि वो सेक्रीफाइस करता तो राजा बनता था, अब राजा बन चुका है, वो और बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया तो वो राजा नहीं रहा, उसको हम लोग बोलते थे जनपद। ठीक है, जनपद, और जनपद बन गया, उसके बाद और सेक्रीफाइस किया तो उस समय वो जनपद ना रह करके महाजनपद बन गया। एक तरह का टाइटल दिया जाता था हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद है और हम लोग मैप 4 में अगर देखें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मैप 4 में, वहाँ पे
बड़े बड़े जनपद बने थे। ठीक है, आप चैप्टर 4 निकाल के देख सकते, पेज नंबर 57 निकाल के देख सकते हैं। चलिए आगे है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद्स। और आर्कियोलॉजिस्टों को इन जनपद्स में बहुत सारे सबूत मिले हैं, ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो कि गवाही देता है कि यहाँ पे बड़ा जनपद हुआ करता था, मतलब बड़ा किंगडम हुआ करता था। सच एज पुराण, ठीक है, किला, पुराना किला इन दिल्ली, जिस तरह से पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजीखेरा नियर इटा। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे हैं जहाँ से हम लोग को प्रूफ मिलता है। They found that people lived in hunts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and nuts। ये सारे क्रॉप्स जो थे वो ग्रो किया जाता था इन सारे जनपद में। They made earthen pots, मिट्टी के घड़े बनाया करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, some of these were green color, कुछ ग्रे कलर में होते थे। ठीक है, ग्रे कलर से किया जाता था और कुछ रेड कलर से पेंट किया जाता था। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन दिस साइट्स इज कॉल्ड पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, और एक पेंटेड ग्रे वेयर, एक स्पेशल टाइप का पॉटरी है वो इस एरिया में पाया जाता था, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, याद रखेंगे, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। इसमें सिंपल लाइंस ड्रॉ होते थे और कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स भी बने होते थे। ठीक है, आगे जानते हैं महाजनपद क्या होता है। ठीक है, महाजनपद क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, महाजनपद क्या होगा, राजा से जनपद, जनपद से महाजनपद बन जाता है सेक्रीफाइस करने से। About 25 years ago, some जनपद्स became more important than others and were known as महाजनपद्स। ठीक है, आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको वो जनपद ना बोल करके अब उनका नाम जो है महाजनपद हो जाता है, मतलब उसका एरिया जो था वो एरिया बड़ा हो जाता था। ठीक है, साम्राज्य का एरिया जो है वो बड़ा हो जाता था। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। आप मैप 4 में, इस मैप में आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ क्लियर तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे मगध हो गया, ठीक है, और गंधार हो गया, इस तरह से बहुत सारे, अवंती है, इस तरह से बहुत सारे जनपद महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और महाजनपद जो था बेसिकली कैपिटल सिटी हुआ करता, जिस तरह से दिल्ली हो गया। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना कैपिटल होता है, वो महाजनपद होता है, ऐसे समझ लीजिए। और जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, वो जो महाजनपद था वो घेरा रहता था बड़ी बड़ी दीवारों से। ठीक है, ब्रिक्स स्टोन वेर बिल्ट अराउंड देम। नाउ forts were probably built because people were afraid of attacks, other kings and needed protection। ठीक है, लोगों को लोग जो थे वो राजा तो अपने महल के चारों तरफ फोर्ट्स बनवा लेते थे, किला बनवा लेते थे, ताकि अपने पीपल को, जो लोग हैं इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, ये राजा का काम था, किले बनवाना और हाई वॉल्स, ऊंचे वॉल्स बनाना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। और ये फोर्टिफिकेशन करना, मतलब घेराबंदी करके रखना, दैट ये बनाया किस लिए जाता था, इसका रीजंस क्या था। ये रीजंस था अपने रिचनेस को शो करते थे लोग कि हाउ रिच आई एम, कितना मैं रिच हूँ, कितना मैं पावरफुल हूँ। ठीक है, और अपने धन का शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, शो ऑफ दियर वेल्थ, शो ऑफ दियर वेल्थ कह सकते हैं, वो अपने धन वेल्थ का वो लोग शो ऑफ करते थे ऐसे। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे कि टेम्पल्स भी बनाया करते थे लोग। ठीक है, टेम्पल्स भी बनाया जाता था बेसिकली शो ऑफ करने के लिए कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ का पावरफुल किंगडम राजा हूँ। ठीक है, also in this way the land and the people were living inside the fortified area and could be controlled more easily in the king। अगर मान लेते हैं अगर हम फोर्टिफिकेशन करते हैं तो उस एरिया के जितने लोग थे उनको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और प्रोटेक्शन के साथ साथ उन लोगों से ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वेल्थ का शो ऑफ करना, रिचनेस दिखाना, हाउ पावरफुल आई एम वो बताना, और इसके साथ साथ लोगों का प्रोटेक्शन भी करते थे राजा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने में भी आसानी होती थी, क्योंकि एरिया जो था वो उनका मार्क्ड एरिया हो जाता था और प्लानिंग में भी ये हेल्प करता था लोगों को।
If not, lakhs of bricks or stone have to be prepared. These in turn mean enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these. कहता है कि ये जो हाई वॉल्स या फोर्टिफिकेशन किया जाता था, ठीक है, ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे, ये जो ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे, ये बनाया जाता था। बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होता है, ईंटें चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसमें ईंटें बनाने के लिए क्या चाहिए, अब आप कहेंगे ईंटें कैसे, तो उस ज़माने में भी ईंटें बनाए जाते थे, ठीक है। तो ईंटें बनाए जाते, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स का एक वॉल है, ठीक है, ये फोर्ट है, किला है राजा का, वो सपोर्ट किया हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये बनाया गया। और ये आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे थाउजेंड्स लोग जो थे वो यहाँ पे काम करते थे, ठीक है, राजा के अंडर में रह के। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अब देखिए अब फोर्टिफिकेशन होने लगा था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अर्ली मैन जो है, अर्ली मैन का इवॉल्व होता है, ठीक है। धीरे धीरे विलेज में रहते हैं लोग, विलेज से फिर धीरे धीरे देखिए सेक्रीफाइस करने लगते हैं लोग, ठीक है। सेक्रीफाइस करके अपने आप को किंग बताते हैं, किंग बताने के बाद वो बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं, जनपद से वो कहलाते हैं कि महाजनपद हैं हम, ठीक है। इस तरह से जो है आप देखते हैं कि किस तरह से हमारा समाज का भी एक तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ के अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ेगा तो दैट विल बी फाइन फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ऐसे समझ के पढ़ेगा, ठीक है। तो राजा बिगिन, अब देखिए ये तो महाजनपद हो गया, तो ये क्या करेगा, फोर्टिफिकेशन करेगा, घेराबंदी करेगा, ठीक है, फोर्टिफिकेशन करेगा। इसके अलावा अब प्रोटेक्शन भी चाहिए भाई, अब इतने ज़्यादा वेल्थ शो ऑफ कीजिएगा तो खतरा भी तो है दूसरे राजा से। तो हम क्या करेंगे, आर्मीज़ बनाएंगे, अपना हम सोल्जर रखना शुरू करेंगे ताकि हम अपने किंगडम को प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है। और जो रखते थे ये आर्मीज़, ये सैलरीज़ पे रखा जाता था, ठीक है। जिस तरह से आज सैलरीज़ पे लोगों पे काम पे रखा जाता है, उसी तरह से सैलरीज़ पे रखा जाता था इन लोगों को। और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल से चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे अशोक, बिंदुसार और कौटिल्य, चाणक्य के बारे में भी पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। आते हैं अब टैक्सेस, मतलब इतने फोर्टिफिकेशन करना हुआ और इतने बड़े साम्राज्य को, महाजनपद को चलाने के लिए जिस तरह से आज की सरकार को टैक्स चाहिए होती है, ठीक है, और रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ठीक है, स्कूल्स बनाने के लिए, उसी टाइप से उस ज़माने में भी राजा को टैक्स की ज़रूरत पड़ती। तो टैक्स मिलता कहाँ से था, आता कहाँ से था, टैक्स आता कहाँ से था, ये जानने के लिए देखिए नंबर 1 में कहता है कि टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, बड़े बड़े किले बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। मेंटेनिंग बिग आर्मीज़, बिग आर्मीज़ को रखना है भाई, तो उनको सैलरी देना होगा, तो टैक्स की ज़रूरत है। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, सेना को रखने के लिए ज़्यादा फूड वाटर वगैरह चाहिए होता है। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और उनको उस ज़माने में ऑफिशियल्स भी रखा जाता था जो कि टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Rajas or Janpad, they started collecting regular taxes. अब लोगों को द्वारा ओकेजनली कभी कभी गिफ्ट ला कर दिया जाता तो राजा का चल जाता था, लेकिन अब चूँकि राजा तो राजा ना रह के वो अब महाजनपद बन जाता है, तो उनको अब टैक्स की ज़रूरत पड़ती है, वो वसूली करने लगते हैं, लोगों से जा के मांगने लगते हैं कि ऑफिशियल जाएंगे आपके यहाँ और आपको जो है इतना % शेयर जो होगा आपके इनकम का या फिर आपके फसल का इतना % शेयर जो होगा आपको देना होगा, एज अ टैक्स रेम्यूनरेशन देना होता था, टैक्स देना होता था, जिससे राजा का फोर्टिफिकेशन करना, बिग आर्मीज़ को मेंटेन करना ये बना रहता था, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि टैक्स वो किस हिसाब से बैठाए थे। देखिए टैक्स ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस ज़माने में खेती ही किया जाता था, खेती करते थे लोग, तो खेती पे ही तो टैक्स लगाना। उस ज़माने में तो ऐसा तो था नहीं कि लोग बड़े बड़े कंपनियों में जाएं, फैक्ट्रीज़ में जाएं, जिस तरह से आज हम देखते हैं, या फिर कह सकते हैं स्कूल में जाएं पढ़ाने के लिए, ठीक है, या कॉलेज में जाते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ उस ज़माने में नहीं था। तो लोग खेतों में काम करते थे और फसल को ग्रो करते थे, और तो मेन कह सकते हैं कि
टैक्स का जो मेन सोर्स था दैट वाज फार्मिंग एक बड़ा सोर्स था जिससे कि टैक्स का कलेक्शन होता था। तो ये कैसे फिक्स किया गया था, ये 1/6 पे फिक्स किया गया था। व्हाट वाज इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अगर किसान कुछ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसान कुछ भी प्रोड्यूस करता है, जैसे मान लीजिए कि 100 kg उसका, मान लीजिए 100 kg उसके पास वो राइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो 100 kg का वो 1/6 देगा, मतलब 100 kg का 1/6 अगर आप निकाल लें तो ये 100 kg का 50/3 पार्ट जो है वो देता था, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो राजा को वो किसान लोग जो थे, फार्मर्स जो लोग थे वो टैक्स दिया करते थे। दिस वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, टैक्स किन पे लगाया जाता था, और क्राफ्ट पर्सन पे भी, जो कि क्राफ्ट करते हैं, ठीक है, उस पर लगाया जाता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, क्राफ्ट लोगों को लेबर, जैसे आप पुराने ज़माने में देखते नहीं, इतने बड़े बड़े महल बने रहते हैं और इतनी सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये करते कौन थे, क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे कि एक वीक में कभी कभी टाइम दे करके राजा के पास फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर दिया करते थे जिससे कि राजा को समझे कि एज अ टैक्स उनको लेबर के रूप में उनको हायर करके रख लेते थे, ठीक है। फिर देखते थे कि हर्डर्स होते थे, हर्डर्स किसको बोलते हैं, जो घूम फिर के जानवरों को चराना, वो लोग भी टैक्स दिया करते थे। तो वो लोग टैक्स कैसे देते थे, अपना एनिमल्स को दे देते थे राजा को, ठीक है, एनिमल्स को दे देते थे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, और कह सकते हैं कि एनिमल प्रोड्यूस जो भी है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो भी एग्स वगैरह जो है, एनिमल प्रोडक्ट जो है वो हर्डर्स लोग जो है वो राजा को एज अ सेक्रीफाइस, एज अ टैक्स के रूप में देते थे। फिर देखते हैं दीज वेयर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स, हाँ, यानी कि जो ट्रेडर लोग थे वो लोग भी अपने गुड्स पे भी टैक्स देते थे। जैसे कि आज हम लोग कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, तो उस ज़माने में पहले भी ऐसा कोई भी गुड्स का सामान का खरीद बिक्री करने पे टैक्स देना पड़ता था राजा को। और हंटर्स लोग, शिकारी लोग जो होते थे वो टैक्स कैसे देते थे, हंटर्स और गैदरर्स जो लोग होते थे वो लोग राजा को क्या करते थे, फॉरेस्ट से कुछ, जैसे कि पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं है कि एलपीजी हुआ करता होगा खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोल वगैरह या फिर वुड वगैरह से ही खाना बनता था। तो ये कौन देता था राजा को ला करके, ये राजा को ला करके देते थे जो हंटर्स होते हैं या गैदरर्स होते हैं, जो जंगलों में घूमते फिरते थे, तो उनका काम होता था, लकड़हारा का काम होता था, वो लोग राजा के ये सारे काम किया करते थे, एज अ टैक्स उनको ये सारी चीज़ भी दिया करते थे, ठीक है। कि फार्मर क्या करता था, फार्मर 1/6 देता था, मतलब अगर 6 पार्ट में अगर हम उसके अनाज को बांट दें तो एक हिस्सा जो है वो राजा का लेगा, राजा का हो जाए, और 5 हिस्सा जो होगा वो फार्मर का होगा, ऐसे समझिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्राफ्ट पर्सन के देखिए, क्राफ्ट पर्सन क्या करता था, एज अ लेबर वो राजा को टैक्स के रूप में देता था, मतलब लेबर के रूप में वो काम उसके यहाँ जाके कर लेता था। हर्डर्स लोग के बारे में हमने देखा, हर्डर्स लोग क्या होते थे, वो जानवरों को चराते वगैरह, तो वो जानवर को ही और एनिमल प्रोड्यूस जो है वो राजा को देते थे। हंटर्स लोग जो शिकारी लोग होते थे वो क्या करते थे, हंटर्स और गैदरर वो क्या करते थे, जंगलों से तो कुछ जैसे कि वुड हो गया या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो है वो राजा को ऐसे टैक्स के रूप में दिया करता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर देखते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजेस ज़्यादा बदलाव आता है। ये सिर्फ जितने भी सारी आप बातें पढ़ रहे हैं वो आज से 2500 से 3000 साल पहले की मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस चैप्टर में वही हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो किस तरह से एग्रीकल्चर का पैटर्न में भी बदलाव होता है, क्योंकि अब राजा जो है वो टैक्स लेने लगा है, तो राजा की भी तो जिम्मेवारी है कि वो फार्मर के लिए कुछ करें, ठीक है। तो वो फार्मर के लिए क्या करता था, एडवांस जो भी है टेक्निक्स वगैरह यूज़ किया करते थे। लोग जो है फार्मिंग अब थोड़ा टूल्स वगैरह लेकर के करने लगे, ठीक है। नए नए टूल्स और वेपन का इस्तेमाल करके वो फार्मिंग में उसका यूटिलाइज़ करते थे, ठीक है। और राजा भी था वो, जैसे कि ड्रेन्स यानी नालियाँ बनवाना, ठीक है, टैंक बनवाना, वेल्स बनवाना, ठीक है, ये जो है राजा भी या फिर कैनाल का निर्माण करना, ये राजा का ड्यूटी बन गया, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए। टैक्स के लिए किसान लोगों से
किसान लोगों का अच्छा फसल होगा तभी तो वो टैक्स दे सकते हैं, तो राजा उनके बदले में ये सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करते थे। This meant that heavy clay soil could be turned about better than with a wooden plough so that more grain would be produced। ठीक है, अब जो था वुडन प्लफ का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी वाले हल का इस्तेमाल करते थे खेत को जोतने के लिए। सेकेंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब जो था लोग जो है वो पैडी की खेती करने लगे। ठीक है, धान की खेती यानी कि राइस की खेती करने लगे। दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड बी स्प्राउटेड सैपलिंग्स आर ग्रोन। ठीक है, जिस तरह से आज हम लोग गाँव में देखते हैं धान को का सैपलिंग्स लगाया जाता है। सैपलिंग मतलब धान का छोटे छोटे पेड़ को लगाया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स को लगाए जाते हैं, सैपलिंग्स को लगाया जाता है। उस ज़माने में भी ऐसा ही करते थे लोग। सीड जो हम लोग कहते हैं ना, पहले सीड को छिड़क देते थे अर्ली मैन्स फार्मिंग करने के लिए, लेकिन अब जो था तो थोड़ा टेक्निक्स में भी इवॉल्वमेंट आए। अब जो है लोग क्या करने लगे, सैपलिंग्स लगाने लगे थे। ठीक है, पैडी के मिट्टी में, जिससे क्या होता था प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव, क्योंकि अब जो है ज़्यादा प्लांट जो सर्वाइव करने लगे। क्योंकि अगर छीड़ देते थे तो जानवर चुन के खा सकता है, कोई बर्ड्स वगैरह चुन के खा सकते हैं, लेकिन सैपलिंग्स अगर हम लगाएं तो चांसेस कम होते हैं ऐसा होने के। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैड टू डू दिस वर्क। और ये सारा काम जैसे धान लगाना, पैडी लगाना खेत में, खेतों का देख रेख करना, ये काम किसका होता था, जो छोटे मजदूर होते थे, लैंडलेस लेबर। तो यहाँ कहता है कि उस ज़माने में दास और दासी हुआ करते थे। दास कह सकते हैं मेल वर्कर को, और दासी मतलब फीमेल लेबरर को। ये लोग खेतों में जाकर के काम करते थे। स्लेव मैन और स्लेव वीमेन को दास या दासी कहते हैं। ठीक है, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसको हम लोग उस ज़माने में कामकरास कहते हैं, कामकरास। ठीक है, अब चलिए मगध को जानते हैं। मगध क्या था? ठीक है, मगध क्या है? मगध को अगर आप देखें, ठीक है, तो मैं मगध आपको दिखा दूँ मैम में। ये है मगध। ठीक है, ये मगध साम्राज्य है, ये हो गया मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो था ये क्या है, इसको जानते हैं। ठीक है, मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। ठीक है, 200 साल लगे थे मगध को इतने बड़ा साम्राज्य बनने में। मगध को इतने बड़े साम्राज्य बनने में 200 साल लगे। ठीक है, वो जाकर के क्या बन जाता है, महाजनपद। ठीक है, चलिए। अबाउट 200 ईयर्स मेनी रिवर्स सच एज द गंगा, सोन फ्लोड थ्रू द मगध। और क्यों ये पॉपुलर होता है, क्योंकि बहुत सारे रिवर जैसे कि सोन हो गया, गंगा रिवर हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ जो है वो होकर गुजरती थी, किससे, मगध से। इसलिए मगध जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलने लगा था, यहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा था, इसके साथ साथ मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और पानी अच्छे होने की वजह से ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी और ज़्यादा फार्मिंग हो सकता था। ठीक है, तो राजा का मेन मोटो क्या था महाजनपद बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को फार्मिंग में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। ठीक है, चलिए। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ मगध। अगर हम देखें मगध का कुछ इलाका जो था वो फॉरेस्टेड एरिया था। ठीक है, एलिफेंट्स विच लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट, जो एलिफेंट इन जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। इन एनिमल को पकड़ करके आर्मी इसके लिए ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट एंड प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग, और फॉरेस्ट से लकड़ियों मिलती थी, वुड वगैरह हम लोगों को मिलता था, जिससे कि हम लोग बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने में भी काम आते थे। ठीक है, ये हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वुड का कार्ट्स बनाया जाता था, गाड़ियाँ, और चैरेट्स मतलब रथ वगैरह बनाए जाते थे। इसके अलावा कहते हैं बिसाइड दिस वेयर आयरन ओर माइंस, और इसके अलावा हम लोगों को आयरन ओर माइन भी हुआ करता था मगध में। इस तरह से सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। आयरन ओर आने लगा, मतलब अब टूल्स जो होंगे वो किसके होंगे, स्टोन के नहीं, टूल्स अब होंगे आयरन के। ठीक है, अब आयरन के टूल्स बनने लगे थे, टूल्स और वेपन्स। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु।
ठीक है, मगध के 2 शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। ठीक है, कौन? नंबर 1 बिंबिसार, ठीक है, नंबर 2 अजातशत्रु। ठीक है, 200 साल लगे थे मगध को, ठीक है, वो बड़ा महाजनपद बनने में, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये मगध के थे। मगध के बारे में और क्या जानकारी रखनी है आपको कि ये जो एरिया था वो सोन नदी और रिवर गंगा नदी के पास में बसा हुआ शहर है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया थे जहाँ से एलिफेंट मिल जाता था। एलिफेंट का इस्तेमाल आर्मी में करते थे लोग। इसके बाद फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से वुड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे लोग। किसके लिए? बिल्डिंग, हाउसेस, घर बनाने में, ठीक है। नंबर 2 वुड का इस्तेमाल करते थे लोग चैरियट्स कह सकते हैं, रथ बनाने में या फिर कार्ट्स बनाने में। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अलावा भी मगध में एक चीज़ और मिलता है जो कि है आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर मिलने से अब जो है टूल्स बनाने लगे, वो वेपन्स जो हो गया वो अब आयरन के होने लगे, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना होगा। यहाँ के इम्पोर्टेंट राजा बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे, ठीक है। अब है लेटर द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, ठीक है। पहले इसका कैपिटल जो था मगध था, बाद में इसका कैपिटल जो था एक मिनट, कहता है कि पहले इसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, ठीक है। राजगीर जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार में है, ठीक है। बाद में ये जो है शिफ्ट होकर के पाटलिपुत्रा चला जाता। तो मगध का अर्लियर, अगर हम कहें कि मगध का अर्लियर सिटी कौन है सबसे पहले को, तो ये हो जाएगा आपका राजगिरी, राजगिरी यानी राजगीर भी कह सकते हो, पुराना नाम वही है, ठीक है। और अब जो है वो क्या हो गया? पाटलिपुत्रा हो गया। मोर देन 23 ईयर्स अगो, आज से 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर, ठीक है। आज से 2300 साल पहले, ठीक है, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सिकंदर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था, ठीक है। मैसिडोनिया का ये राजा था, ठीक है, जो कि यूरोप में पड़ता है। ये चाहता था कि पूरे दुनिया को हम अपने अंडर कर लें। हालांकि ऐसा तो कोई पर्सन हुआ नहीं कि वो दुनिया को पूरे अपने कब्जे में रखें। तो ये क्या था? इजिप्ट का कुछ एरिया को कब्जे में लिया था और कुछ एरिया, वेस्ट एशिया के कुछ एरिया को अपने कब्जे में लिया था। एंड केम टू द इंडियन बीज, और इस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह से वो जीतते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इंटर करता है, भारत के सब कॉन्टिनेंट में भी इंटर करता है, ठीक है। अब कहता है रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द बीज नदी के तट पे पहुंचने के बाद, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, जब वो सोचा कि हम ईस्ट की ओर जाएं, ठीक है। अगर आप मैप को देखें, इंडियन मैप को देखें आप, लेट मी शो यू, ओके, ठीक है। बीज नदी को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आसपास है नदी, ठीक है। तो वो सोचता है कि ईस्ट की ओर मार्च करे, यानी कि इंडिया के अंदर वो आने के लिए सोचता है, अंदर आने के लिए। तो होता क्या है, जैसे वो इंडिया के अंदर आने के लिए सोचते हैं तो उसके जो सोल्जर्स थे वो मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? सोल्जर लोग मना क्यों कर देते हैं इंडिया में क्यों आने से? तो कहते हैं दे वेर स्केयर्ड, वो डर गए थे, ठीक है। एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि जो भारत में जो आर्मीज़ हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आर्मी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए चूँकि वो मैसिडोनिया का राजा था तो वो इतना ज़्यादा बड़ा सेना को तो अपना ला नहीं सकता है जीतने के लिए, तो एक्सपर्ट जो भी सेना थे उसी को वो लाते थे अलेक्जेंडर। और चूँकि उसका सेना जब भारत के बीज नदी के तट पर है तो उसको क्या लगा कि भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राजा हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं। तो यह सोचकर उसके सारे सोल्जर्स जो वो डर गए थे, ठीक है, ठीक है। और फुट सोल्जर, और ख़ास करके इंडिया में कौन से सोल्जर थे? फुट सोल्जर,
यानी कि जो पैदल जो सोल्जर होते हैं वो वाले, ठीक है। चैरियट्स कहते हैं रथ सवार, ठीक है, जो रथ सवार होते हैं वो भी था इंडिया में। और ख़ास करके एलिफेंट पाया जाता था यहाँ के फॉरेस्ट में, इसलिए उसके चूँकि एलिफेंट जो था वो कुचल देते थे लोगों को, है ना, तो इसलिए सिकंदर के जो भी आर्मीज़ थे वो डर गए थे ये सोचकर, और वो मना कर देते हैं इंडिया के अंदर एंटर लेने में। अ क्लोजर लुक ऑफ वज़ी। वज़ी हम एक जगह है, आपको मैप में हमें दिखा दो, ये वैसे मैप देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कहता है कि वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम वज़ी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, ठीक है। वज़ी कहाँ पे है, ये इसकी राजधानी वैशाली बिहार में, आज प्रेजेंट डे वैशाली बिहार में है। ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का दूसरा फॉर्म था जिसको हम लोग गण कहते हैं या संघ कहते हैं। हिंदी में इसको गण कहेंगे, ठीक है, या फिर इसको संघ कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे फॉर्म का चलता था, जैसे जनपद महाजनपद नहीं, यहाँ पे संघ या फिर गण बोलते थे यहाँ के गवर्नमेंट को, सरकार को, ठीक है। इन गण और संघ देयर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। और एक गण में, एक संघ में एक राजा नहीं होते थे, बहुत सारे राजास होते थे। समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 1000 आदमी जो है, थाउजेंड्स लोग हैं, वही आपस में जो है एक दूसरे को शासक बना करके रूल करते थे, और सबका राजा जो था वो मिला जुला रहता था, साथ में रहते थे, ठीक है, नोन एज द राजा, ठीक है। दिस राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। और ये सारे राजा क्या करते थे, एक साथ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मीट इन असेंबली। और इन लोग मीटिंग भी क्या करते थे। एंड डिसाइडेड दे हैड टू बी डन इन। और वो लोग सारे राजा जो था ना, समझिए कि 1000 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 1000 लोग हैं, अब बहुत सारे राजा हैं, ठीक है। ये सारे लोग क्या करते थे, एक साथ मिल करके असेंबली करते थे कि कैसे हम अपने राज्य को, ठीक है, अपने राज्य को कुशल मंगल रख सकें, ऐसा हुआ करता था। तो असेंबली बनाते थे ये लोग, असेंबली करते थे, और क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में पहले वो लोग चर्चा करते थे। मीटिंग हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करता था, ठीक है, और डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। हाउएवर विमेन दास एंड कामकाराज कुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। और इस असेंबली में किसको अलाउ नहीं था, तो नंबर 1 विमेन, ये अलाउ नहीं थे, ठीक है। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो वो अलाउ नहीं था, उसको हम लोग कामकाराज भी बोलते हैं। कामकाराज यानी कि लैंडलेस फार्मर्स, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे में आता है दास बोलते हैं, जो कि छोटा स्मॉल फार्मर हुआ था, ठीक है। एक्चुअली स्मॉल फार्मर ना बोल करके इसको स्लेव मैन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बोथ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोथ द बुद्ध महावीर, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो थे ये गण में ही, गण और संघ से जुड़े हुए थे। सम ऑफ विविध डिस्क्रिप्शन संघ बुद्धिस्ट लिटरेचर। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हम लोगों को लॉर्ड बुद्ध, ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों को महावीर के बारे में जानकारियाँ मिलती है, और गण और संघ क्या है इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिलती है। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, फेमस बुद्धिस्ट बुक। एक फेमस किताब है जिसका नाम है दीघ निकाय, याद रखिएगा, कई बार कंपटीशन में भी पूछ सकता है। सॉरी, इधर लिख देता हूँ मैं, दीघ निकाय, ठीक है। दीघ निकाय ये क्या है, एक बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, बुद्धिस्ट बुक है। इस बुक में है वजीज़, जो वैशाली एरियाज़ है वहाँ के बारे में इस किताब में अच्छी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको सॉरी लॉर्ड बुद्ध के स्पीचेस मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो 2300 साल पहले उन लोगों का गण कैसा था, संघ कैसा था, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहती है। अजातशत्रु एंड वजीज़, ठीक है। अजातशत्रु wanted to attack the वजीज़। अजातशत्रु जो था, सॉरी अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु जो था वो चाहता था कि हम वजीज़ में अटैक कर दें, क्योंकि वजीज़ यहाँ है और मगध का साम्राज्य यहाँ था, तो ये चाहता था कि क्यों ना इस पर अटैक कर दिया जाए, ठीक है, ये चाहता था कि अटैक कर दें इस पर, वजीज़ पे।
ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकर। ठीक है, तो अजातशत्रु क्या करता है, अपने एक मिनिस्टर को भेजता है जिसका नाम था वसाकर। ठीक है, वसाकर को वो यहाँ भेजा अजातशत्रु। ठीक है, अब कहता है ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुद्धिज्ञ निकाय में लिखी हुई बातें हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द बुद्धिस्ट नेम्ड वेदर द वजीज मीट फ्रिक्वेंटली, बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। ठीक है, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकर टू द बुद्धा टू हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अब वो अजातशत्रु जो है वो अपने मंत्री वसाकर कोई है उसको वो भेजते हैं बुद्ध के पास जाने के लिए, उससे राय बात करने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजीज मीट फ्रिक्वेंटली। बुद्ध कहते हैं कि क्या वजीज जो हैं फ्रिक्वेंटली इतनी आसानी से मिलते जुलते हैं इन फुल असेंबली। ठीक है, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड ही रिप्लाइड दैट द वजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। ठीक है, अब कहता है कि नहीं, बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, वो लोग जो है वजीज वाले जो वजीर लोग हैं वो लोग सब लोग साथ में रहते हैं, सारे राजा। तो उनको लगा अजातशत्रु को कि नहीं ये लोग तो साथ में रहते हैं। दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली। ठीक है, वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज कहता है। तो अजातशत्रु कहता है कि वजी तब तक यहाँ पे शासन कर सकता है वैशाली वाले एरिया में जब तक कि वो लोग क्या हो, पब्लिक असेंबली वो लोग ऑर्गेनाइज करे तब तक। ठीक है, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो लोग साथ में सारे राजा मिलकर काम करते थे। दे फॉलोड इस्टेब्लिश, तो अपने लिए रूल्स बनाया करते थे और उसको फॉलो करते थे। दे रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, और वो लोग रेस्पेक्ट सपोर्ट और एल्डर्स की भी बातें सुनते थे। वजी वेमेन वे आर नॉट हेल्ड फोर्स और कैप्चर्ड, उन लोगों को ज़बरदस्ती ज़बरन बंद करके नहीं रखा जाता था। इसके अलावा चट्याज यानी कि लोकल श्राइन्स वेयर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, और इस तरह से चट्याज और लोकल श्राइन्स जो था पूजा पाठ वो वजीज लोग किया करते थे। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वेयर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, जो कि जो संत हुआ करते थे, जो महान विद्वान संत होते थे, उनको वजीज लोग जो थे वो अलाउ करते थे कि आप आइए, विज़िट कीजिए और आप जितने दिन चाहें रह सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं। उन लोगों को फ्रीली मूव करने का छूट दिया हुआ था। नाउ राजाज एंड पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंकर द संघ। जो राजा थे और पावरफुल किंग थे वो चाहते थे कि संघ को हम लोग कैप्चर कर ले। संघ का मतलब एसोसिएशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये संघ दूसरा है। ये संघ किसका है, राजाओं का संघ है। तो दूसरे पावरफुल राजा चाहते थे कि वो संघ पे हमला करके और उसको जीत ले। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, और ये 23 साल पहले से लेकर के 1500 साल पहले तक ये चला था। ठीक है, बहुत सालों तक ये चला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक सारे राजा जो थे वो संघ बना करके रहते थे। व्हेन द लास्ट ऑफ द गणा और संघास वेर कंकर्ड बाई गुप्ता रूलर अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर, तब कौन अटैक कर देता है इस पर, गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त वाले वंश जो है वो अटैक करते हैं, फिर ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोग के चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब चलते हैं कि इसके अलावा भी हम लोग को और क्या जानकारी मिल सकती है इस चैप्टर में। देखिए लास्ट में लिखा है ग्रीस और एथेंस, अगर आप कंट्रीज़ को देखें एटलस में, तो अराउंड 2500 द पीपल ऑफ एथेंस सेट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। यहाँ पे देखिए एथेंस में क्या था ना, ये लोग एक वर्ड बनाए थे डेमोक्रेसी। यहाँ पे जिस तरह से डेमोक्रेसी आज है वो वर्ड आज से नहीं 2500 साल पुराना वर्ड है डेमोक्रेसी, वो ग्रीस से आया है। ठीक है, यहाँ के राजा लोग अपनी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30, जितने भी फ्री मैन हैं जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा है, वे आर रिकोगनाइज्ड एज फुल सिटीजन, उन लोगों को फुल सिटीजन का रिकोगनिशन मिला हुआ था। देयर वेर असेंबली दैट एट लीस्ट 40 times a year टू डिसाइड ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, और असेंबली हुआ करता था जिसमें एक साल में 40 बार असेंबली होते थे इन लोगों का 40 times, और जिसमें कि वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा क्या बुरा होगा।
ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस असेंबली। और इस मीटिंग में देखते हैं जैसे कि वैश्य, यहाँ के वजीज़ वाले देखते हैं तो सुद्राज या फिर वुमेन को अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे सारे लोग इक्वल थे, सब लोग अटेंड करते थे इस मीटिंग में। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस वेयर मेड थ्रू लॉटरी। और यहाँ पे अलग अलग पोजीशन के लिए, ऐसा नहीं जैसे वर्ना सिस्टम में देखते हैं ना, बांटा हुआ है प्रीस्ट वर्ना और ये हायरार्की है, ऐसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से अलग अलग पोजीशन सॉरी दिया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बी chosen gave in their name and then some of them selected through lottery। और जो चुने जाने के लिए अपना नेतृत्व देना चाहते हैं वो लोग अपने आप का नाम जो था वो लिख करके लॉटरी में देना पड़ता था, लॉटरी से ही सिलेक्शन उनका होता था। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, अभी हमारा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल यहाँ भी हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है। सिटीजन्स वेयर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी। सिटीजन से कहा जाता था कि आप आर्मी में काम करें, नेवी में सर्व करें, ठीक है, सेवा करें। हाउएवर वुमेन वेयर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। हालांकि वुमेन को सिटीजन नहीं माना गया है यहाँ पे, क्योंकि वुमेन को आर्मी और नेवी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स हु लिव्ड इन वर्कड इन एथेंस इन मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट। और इसके अलावा एथेंस में मर्चेंट्स और क्राफ्ट भी ऐसे करके बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को भी सिटीजन का दर्जा नहीं मिला था। बिसाइड देयर वेर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस। उसके अलावा एथेंस में बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे जिसको सिटीजनशिप नहीं मिला था, उन लोगों को सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था। हु वर्कड इन माइंस, जो माइंस में काम किया करते थे, फील्ड में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप में, दे टू वेयर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन। और स्लेव पीपल को सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर आपको कैसा चाहिए। आई विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।